अच्छा जी, तो सो फार हमने अपनी लास्ट क्लास तक गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर भी देखा था। तो हमने ये कहा था कि क्या आप जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो क्या ऑल टुगेदर वहाँ पे गोइंग कंसर्न के रिलेटेड मामलात हो सकते हैं? अच्छा, अगर हो सकते हैं तो पहले ये डिसाइड करना किसकी जिम्मेदारी है कि मैं गोइंग कंसर्न हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि देखो, हालात वाकयात जैसे भी हों, मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू कंक्लूड कि क्या वाकई हम अगले साल ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर कुछ हालात वाकयात दरपेश आते हैं, पैदा होते भी हैं, तो अल्टीमेटली उसको केटर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है और वो फिर कोई वे आउट निकालते हैं। वे आउट मल्टीपल किस्म के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी कि वो बैंक के पास जाके रीनेगोशिएट करेंगे, अपने शेयर होल्डर के पास जाके उसको बोलेंगे भाई आप गारंटी दे दो कि आप पैसा इसमें डाल देंगे अगर हम पे करने की औकात ना रखते तो वो सारी चीजें, वो हालात वाकयात है। अच्छा, आपको कहा गया कि मैनेजमेंट जो भी कहे आपने अवेयर रहना है। अच्छा, आपने अवेयर रहना है इवेंट्स और कंडीशंस के लिए। इवेंट्स और कंडीशन का मतलब होता है हालात और जो इस बात पे आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हो सकता है कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न ना हो। तो अच्छा, ऑडिटर को ये पंचायत इसलिए करनी है ना क्योंकि इंटायरली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और हालत चेंज हो जाएगी और वो हालत ऐसे चेंज होगी, सब उठ के कहां जाएगा, करंट में। और आपके अकाउंट्स पे कौन से बेसिस पे बनेंगे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, कि अब जो पैसे आने हैं बस वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पहले बताओ, बात समझ आती है? बेसिक रिस्क असेसमेंट की थी हमने, क्योंकि देखो ऑडिटर के लिए इतना जरूरी है कि अगर उसने एक नॉन गोइंग कंसर्न पे ये लिख के दे दिया कि हमारी नजर में ये सही है, तो इसका मतलब ये है कि जो अब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मिसलीड होगा वो कुछ छोटे लेवल पे नहीं होगा, एक बिग पिक्चर पे होगा। क्योंकि यहां पे मसला किसी एक एरिया का है या पूरे फाइनेंशियल्स का है। तो पूरे फाइनेंशियल्स का मसला होता है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो कहता है सही है, जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हो और अगर आपको पता लगे आपका की एम्प्लॉय चला गया जिसके ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट था, तो क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा? पर उसके पास प्लान हो सकते हैं, तो रिस्क हमारा अपनी जगह है, वो प्लान हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आ जाओ, रिस्क पे फोकस है। अब हमने कहा चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर कंपनी ऑल टुगेदर इंपोर्ट करके चीजें बेचती है और इंपोर्ट बैन हो जाए, उससे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो जाए, तो क्या जब भी हमारी किताबों में हम किसी भी लोन को देखें तो क्या हमेशा एक डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क होगा? अच्छा, जल्दी से बताओ, इसको हटके एक बात करते हैं। अगर तुम्हें पता लगे मार्केट से कि इंटरेस्ट रेट यानी काइबोर इस साल में पिछले साल के मुकाबले में 11% से 22% पे चला गया, तो आप मुझे बताओ आपका क्या रिस्क है? नहीं, इंटरेस्ट कवर रेशियो नहीं, आप बोलेंगे अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस का। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा, सुनना, क्रेडिट रिस्क नहीं, देखो ये फोकस नहीं किया ना तुमने सब। देखो मैं कह रहा हूं मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो यूजुअली जो बैंक आपको लिख के देता है ना एग्रीमेंट के अंदर, तो वो कहता है कि भाई एक आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है जिसको हम कहते हैं काइबोर, और उस पर एक स्प्रेड होता है फिक्स। तो काइबोर जो डिटरमाइन होता है वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, नहीं सारे बैंक्स मिला के तय करते हैं कि हमें रेट क्या रखना है, उसके ऊपर सामने वाले के रिस्क को देख के वो रेट और ऊपर करते हैं। अगर सामने वाला बंदा ज्यादा रिस्की है तो उससे रेट ज्यादा लिया जाता है। खैर अगेन, अगर आपको पता लगे मार्केट में ये न्यूज है और मार्केट में दिख रहा है आपको कि रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा है, तो आपका जो व्यू है वो ये होगा ना कि इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए, पर मैनेजमेंट ने हो सकता है वो किया हुआ, तो आपका रिस्क अल्टीमेटली यही निकलता है ना कि रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, और जब किसी भी कंपनी में लोन होगा वहां पे एक बेसिक रिस्क तो हमेशा ही होगा, गोइंग कंसर्न का नहीं, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्रीचिंग डेट कोवेनेंट्स, बस डेट कंडीशंस नहीं लिखेंगे, डेट कोवेनेंट जो उसके जार्गन से वो यूज करना है। वो आप जब किसी लोन एग्रीमेंट को देखेंगे भी ना, उसमें भी यही होता है कि डेट कोवेनेंट्स लिखा हुआ होता है। अच्छा सर, इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं हो जाता? नहीं, ये किसने कह दिया? इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता। इंटरेस्ट रेट में लिखा ये जाता है काइबोर प्लस स्प्रेड ऑफ 2%। तो काइबोर, देखो बैंक अपना कभी भी नुकसान नहीं करता, बैंक तो मारा जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल इसको यूं समझते हैं, थोड़ा सा तो मैं थोड़ा व्यू देना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं बैंक्स का ऑडिटर हूं तो मुझे पता है। सुनो,
होता क्या है, जब तुम बैंक में पैसा रखवाते हो तो तुम डिपॉजिट करवाते हो, हाँ या नहीं? तो बैंक तुम्हें एक रेट के ऊपर डिपॉजिट देता है, हाँ या नहीं? वो तुमसे पैसे लेके तुम्हें पैसे देगा, सूद देगा तुम्हें, उसका एक्सपेंस है। अच्छा, बैंक इस पैसे का क्या करेगा? उधार देगा तुमसे पैसे लेके। तो तुमने जो पैसा डिपॉजिट के पार्ट पे रखा हुआ है अपना, तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, और वही पैसा बैंक यूज करके आगे दे देगा उधार। मैं तुमसे पूछता हूं, वो उधार ज्यादा रेट पे देगा कम पे? ज्यादा पे। अब एक बात सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारे लेवल पे आके बताऊंगा। देखो, एक रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऑफर करती है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बॉन्ड अगर मैं जाके खरीद लूं, वो मेरे लिए रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट पैसे छाप के भी आपको पैसे करके देगी, जबकि किसी और जगह आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसे डूबने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी गवर्नमेंट की चीजें खरीदते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दें, तो मेरे लिए रिस्क फ्री है। तो आप मुझे बताओ, अगर बैंक को, तुम मुझे सब बताओगे, अगर बैंक को, किसी भी बैंक को किसी आवाम से पैसे चाहिए, तो उस बैंक को रेट जो ऑफर करना चाहिए वो गवर्नमेंट से ज्यादा करना चाहिए, तब जाके मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा। अदरवाइज मैं पैसे इन्वेस्ट, मैं बोलूंगा बेवकूफ तो नहीं, हम आपको पैसे, हम किसको पैसे देते हैं? गवर्नमेंट को। वो अपना जो भी काम करे वो अपने हिसाब से, मुझे मेरा रिटर्न मिल जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेजरी बिल इशू कर रही है, टी बिल इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, वो लॉटरी वाले बॉन्ड नहीं है, ये एक टाइम के लिए बॉन्ड होते हैं जो मैं IFRS 9 में पढ़ाता हूं आगे। तो आप अगर ये देखना चाहते हैं मैं पैसे किसको दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दूं, बैंक को दूं, तो आपका जो पहला फैक्टर होगा वो रेट होगा। तो अगर बैंक को जो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट्स होते हैं वो इसी बेस पे निकलते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो कायबोल हो गया। अब मुझे बताओ, अगर जो बैंक है पाकिस्तान के वो फिक्स करते हैं, तो कल को गवर्नमेंट के रेट जो हैं वो ऑल टुगेदर अप एंड डाउन होते हैं, तो वो तो फंस जाएंगे, उनको तो नुकसान हो जाएगा ना। यानी एग्जाम्पल है, आज अगर मैं एक डिपॉजिटर हूं आकाश, मैं बैंक में गया, मैंने कहा बैंक ये लो पैसे, मैं डिपॉजिट रखवा रहा हूं, मुझे चाहिए इस पे सूद। तो उन्होंने क्या किया, पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी देखी, उसके हिसाब से कायबो सेट किया हुआ था 11% का, 11% का। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेट ले गई 22% पे, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने अपने रेट क्या किया है? मैं आपसे पूछता हूं, मैं कल जाके बैंक खड़ा हो जाऊंगा, उनको पैसे दे मेरे, क्या बोलूंगा उसको? क्यों बोल रहा हूं ये? अच्छा, पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोल रही है हम आपको इतना रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं बेवकूफ हूं, मैंने वहां पैसे रखे, मैं वहां से पैसे निकालूंगा, गवर्नमेंट को दे दूंगा। अच्छा, जब मैं वहां पे गया तो मैंने ये कहा कि भाई एक काम करो, तुम मुझे ये पैसे दे दो, तो फिर बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम एक काम ये करते हैं, हम आपका रेट एनहांस कर देते हैं, हम आपका। अच्छा, पहले बताओ, इस पूरी कहानी में तो कोई मसला नहीं है ना? ऑनलाइन बताओ, जल्दी बताओ, इस पूरी कहानी में तो कोई मसला नहीं है। दिस इज, यू नीड टू नो के हाउ मार्केट वर्क्स। जल्दी बताओ इस पूरी कहानी में। ओके, वेरी गुड, अब कनेक्टेड रहना। एक मिनट, एक चीज, इसमें कोई मसला है तो पूछो, इसके अलावा नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूं ना, इसके अलावा तो मसला नहीं है ना, जो कहानी है बता, भी सुनते हैं पूरा प्लीज। दो बातें मैंने कहा, एक, मैंने बैंक के पास पैसे रखवाए, बैंक मुझे जो सूद ऑफर करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर। आप सब कौन है? हम कौन है? डिपॉजिटर है जो बैंक को पैसा देते हैं। अच्छा, बैंक ऐसी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे ज्यादा ऑफर करेगा क्योंकि उसमें रिस्क है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में रिस्क। तो अगर मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहां जाऊं? गवर्नमेंट। और मुझे रिस्क लेना है तो फिर रेट मुझे, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेट और बैंक का रेट आपस में एक को रिलेशन पे चल रहा होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, सही है? पर ऐसा नहीं कि 10% का फर्क हो, 1-2% का फर्क होता है। आगे सुने, यहां तक हम क्लियर हैं। हुआ क्या, बैंक ने हम सबका डिपॉजिट का पैसा उठा के उधार दे दिया और उस पे ओवर एंड अबव चार्ज किया। यानी अगर मुझे वो 11% दे रहा है तो सामने से कितने लेगा? 13-14। बीच में क्या है उसकी? कमाई। बीच में उसकी क्या है? कमाई, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं? ये बैंक का स्प्रेड है, बैंक की कमाई है। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? एक बेसिक सूदी निजाम है, एक बेसिक चीज समझ आनी चाहिए कि यार कैसे कंपनीज को देखना है। आगे सुनो, इसलिए नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सोचने का तरीका है कि तुम कैसे इंटरेस्ट रेट को लिंक कर सकते हो, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, सारी चीजें। अब आगे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक कहानी क्लियर है कि तुम लोगों की वजह से, क्योंकि लेट भी आया तो वापस से सुनाना, तो सुनो।
अब हुआ क्या, अब लोन दिया हुआ है, आगे लोन कितने पे दिया हुआ है, 14 पे, हमें कितने मिल रहे हैं, 11, लोन कितने पे दिया हुआ है। अब आगे सुनो, हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेट ले गई 23% पे। आज डिपॉजिटर आएगा, बोलेगा भाईजान पैसे दो वापस, मेरी राइट है ना, लूंगा पैसे, वहां डाल दूंगा मैं। अच्छा, जब मैं गया तो बैंक मुझे कह रहा है कि भाई हम आपके रेट इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको 23 देना पड़ेगा, 23 से भी ऊपर। वेरी गुड, या 23 से ऊपर क्यों देगा वो, भाई मैं अगर रिस्क फ्री हूं तो मैं पागल थोड़ी ना उसको पैसे दूंगा, तो मुझे रिस्क फ्री में पैसे डालने चाहिए, तो वो 23 से ऊपर देगा। प्लीज सुनना आगे फोकस के साथ। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको डिमांड की भाई मुझे पैसे दे, मुझे वहां पैसे डालने हैं, उसने बोला हम आपका डिपॉजिट रेट इंक्रीज करके 25% कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं। अब ये तो बात बताओ कि जब 25% रेट हो गया तो बैंक मुझे सूद दे रहा है, हम डिपॉजिटर्स को 25%, और लोन कितने पे दिया हुआ है, 14% पे। ये तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, ये तो इसका बैंक का। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब बैंक का नुकसान हो गया तो बैंक इस नुकसान को कैसे कैटर करता है, जब वो अपना रेट फिक्स नहीं रखता। ये पूरी कहानी इस पे सुनाई थी, जैसे तुमने पूछा, सबने पूछा सर एग्रीमेंट में तो रेट फिक्स हो जाता है, ये बचपन की बातें हैं। अभी कम इनटू द रियलिटी और सोचो फिर उसको। अबे अगर बैंक रेट फिक्स कर लेगा ना तो कमाएगा क्या, फंस जाएगा वो। तो बैंक जो स्प्रेड होता है ना वो फिक्स करता है, काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 1%, काइबोर प्लस 0.5%। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम सबसे पैसे लेके, डिपॉजिटर को पैसे लेके 11% वो हमें दे रहा है, आगे 14% पे दिया तो कितने कमा रहा था वो, 3% कमा रहा था। अच्छा, अब मार्केट में रेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट दिए हुए वो 23 के दिए हुए, बैंक को मुझे कितना ऑफर करना पड़ेगा, 23 से ज्यादा, अज्यूम करते हैं 25, तो भाई 25 अगर वो मुझे कॉस्ट देगा और उससे कमाएगा कितना, 14, तो वो तो फिर लॉस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जब उसको लॉस हो गया तो क्या वो बैंक सरवाइव कर पाएगा। अबे आप ही बोलोगे गोइंग कंसर्न नहीं है भाई, बोलोगे नहीं बोलोगे, आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर आप मुझे बताओ आज के बाद क्या ये बात अपने भेजे में रहेगी कि बैंक के रेट फिक्स, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जो इतना हाई लेवल क्लाइंट हो जो आपको पैसे ला के दे रहा हो अच्छे खासे, उस पे ये ऑल टुगेदर होता है। अनलेस अदरवाइज आपने अज्यूम करना है कि हर जो एग्रीमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है। वो क्या होता है, अच्छा फ्लोटिंग का मतलब ये है कि आप जाके आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट पे देखें, हर दिन का काइबोर अलग होता है, और वो किसको देख के रखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसको क्यों देख रहा है, पागल है बैंक, क्यों, वो रिस्क फ्री है ना। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर आई नीड टू ऑफर इन एनी केस मोर देन द रिस्क फ्री रेट। पहले बताओ बात समझ आती है। इन ऑर्डर टू गेट द डिपॉजिट यू नीड टू ऑफर द रिस्क फ्री रेट से अबव वाला रेट। अच्छा, अब मुझे बता दो सर, लोन तो एक टर्म के लिए दिया होता है ना, तो क्या इन्वेस्टर टेन्योर खत्म होने से पहले बैंक से जाके पैसे, बेटा आप दो अलग बातें हैं ना, मानिए आप देखो, अगेन हम जब इतना रट्टा लगाते हैं ना तो फंस जाते हैं इस बात पे। सुन लो पहले मैं क्या रहा हूं, ये मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, डिपॉजिट दिया है। अबे आज अगर आपका पैसा इजी पैसा में पड़ा हुआ है, निकाल नहीं सकते क्या, तो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है नहीं निकाल सकता। बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज समथिंग एल्स और ये डिपॉजिट इज समथिंग एल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, डिपॉजिट की, मैं डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। प्लीज इस पे फोकस करो। उसके लिए भी एक लिमिट होती है ना कि आप इस लिमिट से ज्यादा निकाल नहीं सकते। नहीं, वो फिक्स डिपॉजिट होता है। देखो 3 तरीके के होते हैं डिपॉजिट, बैंकिंग सिखाऊं मैं। फिक्स को कहते हैं टर्म डिपॉजिट, फिक्स को हम क्या कहते हैं, अच्छा फिक्स को कहते हैं टर्म डिपॉजिट। तो इसका मतलब यह है कि आप उस टर्म्स के पहले पैसे नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो पेनल्टी है, निकालोगे तो सही है भाई। फिक्स में वो भी फंस गया, आप भी फंस गए, क्लियर है। फिर होता है सेविंग, उसमें निकाल सकते हैं पैसे, उसमें जैसे जैसे रेट चेंज होगा वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। उसमें एग्रीमेंट में लिखा हो तो जब डिपॉजिट कराने जाओगे ना तो आप देखना बैंक अकाउंट खोलते वक्त आप सेविंग पे टिक करोगे ना तो आपको बोलेगा कि योर सेविंग रेट विल बी एज पर द रेट फिक्स्ड बाय द बैंक। तो वो जो भी फिक्स होगा क्या वो चेंज हो रहा होता है, यस। वो हर 6 महीने के लिए फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं आपको कितने महीनों का रिटर्न चाहिए, आप बोलोगे 6 महीने का। तो जब पैसे डालोगे उस दिन जो कायबोल चल रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 6 महीने के लिए। तो अगली बार क्या होगा, फिर 6 महीने में चेंज, फिर 6 महीने में चेंज। कहने का मतलब यह है कि जब मैं लोन लेने जाता हूं तो बैंक विल नॉट एक्सपोज इटसेल्फ एट अ रिस्क
कि वो अपना नुकसान करे। क्लियर है? चलें, डिपॉजिट भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। ओ भाई कौन सी चरस है ये? ओ भाई लायबिलिटी है भाई। अगर मैं किसी बैंक को डिपॉजिट दे रहा हूं, क्या वो उसकी इक्विटी है लायबिलिटी है? लायबिलिटी क्यों है उसकी? उसका पेएबल है, उसको पैसे। इक्विटी याद रखना वो चीज होती है जो वापस सिर्फ लिक्विडेशन पे होती है। लिक्विडेट हुआ तो कुछ बचा तो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, वो भी अगर तो कुछ बचा, नहीं बचा तो मतलब गया। तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो है कंपनी में वो है, उसके अलावा सब गायब। क्लियर है? मतलब वेरी अमेजिंग यार, मतलब बहुत जीनियस। नहीं FAR 1 के नहीं है भाई, FAR 2 वाली भी बैठी हुई बलाएं यहाँ पे। पर क्या क्या ये पूछ रहे हैं, ये तुम्हारी सोच है इधर। अच्छा भाई सर, तो हर दिन का रेट डिफरेंट होगा तो एवरेज पे लगा लेंगे। ये देखो यार, एक तो फिर IAS 21 ले आया इधर। अबे भाई मैंने अभी क्या बताया, खुदा के बंदो, 6 महीने के लिए रेट फिक्स हो जाता है भाई। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैंने आपको लोन दिया, मैं आपको बोलूंगा आपका रेट है 6 मंथ्स काइबोर प्लस 2%। तो 6 मंथ्स काइबोर का मतलब कि तुम्हारी पहली किस्त कब बनेगी? 6 महीने बाद। तो मेरा काइबोर कितने महीनों के लिए फिक्स हो जाएगा? फिर जैसे ही वो दिन आएगा, उस दिन पे वापस से नया काइबोर कहां से जाके देखूंगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइड पे। फिर उसके अंदर 2% चिपकाऊंगा, वो अगले 6 महीने के लिए फिक्स हो जाएगा। अबे ऐसे थोड़ी ना रोज बाय रोज का डेली काइबोर नहीं है, डेली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है। चलो तुम बताओगे, अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो पेमेंट मेथड है वो क्वार्टरली है, तो मुझे काइबोर कौन सा लेना है? क्वार्टरली। मंथली है? हाफ ईयरली है? एनुअली है? तो आप जैसा आपका पेमेंट मैकेनिज्म तय होगा वैसे आपका काइबोर फिक्स होगा। एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, अल्लाह की कसम ये तो बैंकिंग की क्लास है इधर। सर तो हर दिन का एवरेज वो अगर फॉरेन करेंसी में होता, वाह भाई, वो देखो खुद को पता नहीं है, दूसरों को सजेशन दे रहा, वो अगर फॉरेन करेंसी में होता तो एवरेज होता। अबे भाई यार अल्लाह को मानो भाई, ऑडिट है, मतलब ये तुम्हें सिर्फ बैंकिंग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए समझाने के लिए की थी। अच्छा पहले बताओ यार, सारी चीजें साइड में, सिर्फ इतना बता दो, इंटरेस्ट समझ आ गया? ये सिर्फ पूरी कहानी इसके ऊपर थी कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट फिक्स इन एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टेंसेस होता है। अगर हुआ तो वो आपको बता देगा, अदरवाइज आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि फ्लोटिंग है। आई हैव नेवर सीन, मैं 2015 से लेकर अब तक के ऑडिट्स की कहानी बता रहा हूं, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल कंपनी जिसको फिक्स रेट पे मिला हो। सबको किस पे मिलता है? फ्लोटिंग पे। हाँ, स्प्रेड में फर्क होता है कि काइबोर प्लस जो 1%, 2%, 2.5% वो रिस्की। अच्छा जल्दी बताओ, बैंक अगर किसी रिस्की कंपनी को लोन दे रहा तो उसका स्प्रेड क्या होगा? ज्यादा रिस्क ले रहा है, ज्यादा रिटर्न मांगेगा, सीधी सी बात है। तो क्या फ्लोटिंग वाली बात समझ आती है? इसको कंक्लूड करके आगे चलते हैं। ऑनलाइन में लोग कंफर्मेशन है, जल्दी बता दो तो आगे चलें। ओके, अब इस पे एक और बात, हम ये कह रहे हैं आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम आउटफिटर्स के आउटलेट्स का ऑडिट करें, आउटफिटर्स की कंपनी का, सही है? सुनना, या गुलामत, खाड़ी, ये सारे ब्रांड्स हैं। सुनो, आपको ये बात पता है ना कि इनकी लोकेशंस पे बहुत कम कैश होता है? ज्यादा होता है? हाँ भी बोल रहे हो, ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। औरतों को तो पहले पता होना चाहिए ज्यादा होता है। आए दिन शॉपिंग, मुझसे बेहतर कौन फील कर सकता है, क्योंकि मेरी तो बेगम और बहन और मेरी अम्मी सब इधर। सुनो, खैर, तो कहने का मतलब यह है कि भाई वो कह रहे हैं पे तो मत कर, चसी तो साथ घूमता है इधर। चलो खैर, बच्चों की बात नहीं हो रही, मर्द की बात हो रही है इधर। सुनो आगे सुनो प्लीज इधर। अच्छा, कहने का मतलब ये है, प्लीज, सफरिंग फ्रॉम शॉपिंग काइंडली ग्रांट अस लीव फॉर 2 days। ये इतनी ठंडी मारी है ना इसने बिला वजह। अब ये भी लिख के आता है कि आज ये बोलूंगा तो लोग हंसेंगे इधर। चलो प्लीज फोकस इधर। हमने ये कहा कि यार आप अगर जो खाड़ी वगैरह आउटलेट्स की बात करें, तो मैं अगर एक ऑडिटर हूं और मैं ऑल टुगेदर इस खाड़ी का, आउटफिटर्स का, गुल अहमद का ऑडिट करने जा रहा हूं, अज्यूमिंग, तो मैं तो हेड ऑफिस पे बैठा हूं, मेरे पास फाइनेंशियल्स आएंगे, उसमें कैश एंड बैंक बैलेंस होगा, उसमें अब आगे सुनना, कैश एंड बैंक बैलेंस होगा, सही है? आगे सुनना, जब कैश एंड बैंक बैलेंस होगा तो मैंने वैसे ही पूछा कि यार तुम्हारा कैश मैकेनिज्म क्या है? किससे पूछा होगा? क्लाइंट से, कंपनी से, CFO से। अच्छा, तो
उसने मुझे जवाब दिया कि देखो यार, यूजुअली हम होता ही है कि हमारा जो कैश वहाँ पे मौजूद होता है ना, हम उसको एक हफ्ता वहीं पे रखते हैं और एक हफ्ते बाद बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने कहा यानी एक हफ्ता तुम्हारा कैश एक्सपोज टू फ्रॉड होता है, एक्सपोज टू मिस एप्रोप्रिएट होता है, एक्सपोज टू थेफ्ट होता है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर तुम किसी कंपनी का ऐसा ऑडिट करने जाओ जो हाईली कैश ट्रांजैक्शंस करता हो और कैश इमीडिएटली ट्रांसफर भी ना करता हो बैंक में, तो क्या वहां पे कैश के चोरी होने का रिस्क होगा? तो लाजमी होगा, क्योंकि अच्छा फिर आपको पता है मसला क्या है, जब आप बैलेंस शीट के अंदर वो कैश एंड बैंक का बैलेंस देख रहे होंगे तो आपको एक रिस्क होगा उसकी वैल्यूएशन का, गलत एग्जिस्टेंस का। ये भेजे में फिक्स करना है। अबे वैल्यूएशन का मसला नहीं है, किसका मसला है? एग्जिस्टेंस का। वो मौजूद नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वैल्यू क्या करोगे? रिस्क किस चीज का है? तो यानी प्लीज सुनना, कहना का नहीं, वैल्यू का नहीं ना। देखो आपका बेसिक रिस्क क्या है? एग्जिस्टेंस। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वैल्यू क्या करोगे? तो बेसिक रिस्क क्या है आपका? यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया हो तो यही तो रिस्क है। नहीं बेटा, एक मिनट, वो कह रहा है रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो मेरा भाई सामने आ जाएगा ना, इस बात को समझो। तुम अगर रिकॉर्ड कर रहे हो कि तुमने सेल की एक शर्ट निकाली, उसको दी और तुमने कैश लेके रख दिया, वो सेफ में पड़ा हुआ है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है, हाँ या नहीं? सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, पीछे से कैश गायब है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी किताबों में जो कैश मुझे दिखाया जा रहा है वो है नहीं, जबकि किताबों में मौजूद है। तो वो किताब में मौजूद है, फिजिकली मौजूद, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। तो तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि ये हो सकता है? ज्यादातर कैश वो अपने पास रख रहे होते हैं और उसको टाइमली बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे होते। तो ये यहां से रिस्क निकल के आता है। और मैंने ऐसी मतलब मल्टीपल कंपनीज देखी हैं जो इतना ह्यूज कैश रखती हैं अपने पास, वहां पे लाजमी जब हम क्या करते हैं पता है, 31 दिसंबर पे कैश काउंट करने जाते हैं, वो भी सरप्राइज। 31 दिसंबर आपका ईयर एंड होता है ना, हम सुबह 8:30 बजे, अब तो लोगों को पता भी होता है, और जैसे शटर खुलता है ना तो बंदा खड़ा हुआ होता है, वो कैजुअल कपड़ों में, कैजुअल जैसे फुल आपने टी शर्ट पहनी हुई, ऐसा लगेगा नॉर्मल कस्टमर आया बैंक में। हम तो ऑडिटर हैं। अच्छा, जैसे ही खान साहब ने शटर ऊपर किया, तुमने उसके हाथ पे हाथ रख दिया, बोला कि लाल खान साहब बोल रहे क्या हुआ, लो ऊपर कर, शटर ऊपर किया, दोनों अंदर घुसे, ब्रांच मैनेजर आया। ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि जी सर कुछ हुक्म। आपने बोला हुक्म नहीं, आप जरा ये सेफ खोला, हमें कैश काउंट करना है। क्या करना है? अच्छा, कैश काउंट का मतलब यह है कि जो कल रात 12 बजे बैंक क्लोज हुआ था, जो कैश मुझे जनरल लेजर में दिख रहा है वो मौजूद होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका ऑल टुगेदर बैंक्स होते हैं वो भी कैश की हाईली डीलिंग कर रहे होते हैं, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का वहां पे भी रिस्क होता है। अच्छा, टेक्निकली मैं बताऊं, 2 जगह कैश होता है बैंक में, एक एटीएम में और एक उनके काउंटर पे। नहीं आई बात समझ? सेफ में तो अलग है ना, वो तो एक ऑल टुगेदर उनका वो बैकअप है। बैंक के अंदर होगा या एटीएम में होगा, सही है? एटीएम का कैश अलग होता है ना, और जो काउंटर पे होता है वो ऐसा तो नहीं है आप गए जाके और आपने बोला यार कैश दो, तुम लोग एटीएम से निकाल के आता हूं, वो तो वहीं से निकाल के देगा ना आपको। तो 2 तरीके का कैश होता है, कैश इन हैंड और कैश इन एटीएम। पर आपके पास बैलेंस शीट में दिख रहा होता है कैश टोटल। पर अब इतनी हजारों ब्रांचेस होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा कहां फ्रॉड हो सकता है? इसका भी तरीका है, आपको मैंने बताया था ना कि कंपनीज का अपना इंटरनल ऑडिट होता है, जो उसके अपने लोग होते हैं, वो भी ऐसी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। मैं पता है क्या करता हूं, मैं उनकी रिपोर्ट्स को उठाता हूं, मैं देखता हूं किस ब्रांच को उसने रेटिंग नेगेटिव दी हुई है, यानी वहां पे लोग सही, तो मैं वहां पे फोकस करूं ना। मैं फौरन अपने लोगों को बोलता हूं जाओ, क्योंकि मुझे तो इशू पता है कि यहां पे है।
अच्छा कोई रिमोट एरियाज में ब्रांच है, वहां पे तो कोई फोकस भी नहीं करता होगा, हाँ या नहीं, तो रिमोट एरियाज को मैं स्पेसिफिकली सेलेक्ट करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिस्क असेसमेंट अभी सिखाता हूं कि सिलेक्शन कैसे होगी, सैंपलिंग कैसे होगी, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक व्यू देना चाहता, सिर्फ इतना याद रखो कि जहां पे आपका कैश ज्यादा मौजूद होता है और वो कैश मौजूद और वहां पे मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क ज्यादा होता है। पहले बताओ कि कहानी समझ आती है? यानी हम इसको वही लिखने का तरीका कि अगर हम ये कहते हैं कि सिंस द कंपनी इज कीपिंग कैश इन बल्क एंड नॉट डिपॉजिटिंग द कैश टाइमली इनटू द बैंक, देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के पीछे जो मतलब छुपा हुआ वो ये है कि कैश एग्जिस्ट। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो कैश ओवर स्टेटेड है, हाँ या नहीं? अच्छा, अगर वो कैश ओवर स्टेटेड है तो वो गलत है ना, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको एक्सपेंस हो जाना चाहिए, वो चोरी हो गया है। तो आपको एक एंट्री बनानी चाहिए, कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, एक्सपेंस क्यों डेबिट कर रहे हैं भाई? जाया हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस को दिखाओगे ना, ऐसा ही है। अच्छा भाई, सर आपकी लाइव क्लास का लिंक शो नहीं हो, तो यहां पे कैसे बैठा हुआ तू इधर? सर कंपनी कैश को फिजिकल ट्रैक करेंगी, रिकॉर्ड एंड ड्रॉअर में मिसमैच है कैश। देखो भाई, अगेन वो कह रहा है सर कंपनी अपने कैश को अपने जीएल से रिकंसाइल करेगी ना, मैं तो बोलता हूं वो तो उसका होना चाहिए, वो तो करना चाहिए, पर क्या मैं ये सोच के इसको रिस्क ना मानूं? मानूंगा ना। तो भाई मैं, अच्छा ये तो यही बात हो गई, मैं कह रहा हूं कि यार ब्रांच पे कैश होगा, मैं नहीं जाता चेक करने, तो क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? जो आपका रिस्क है आपको उस पर काम करना है, आपने ये बेनिफिट नहीं देना उसको कि हाँ वो कर रहे होंगे ये सही होगा, ये बात नहीं है। ऐसे तो जो तुम डेटर डेज निकाल रहे थे, तो क्या तुम ये कहते कि भाई आखिर में सेल बुक हुई होगी? हमने ये किया, हमने जाके चेक किया, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे थे, तो आपको सीएफओ कह तो रहा था कि आखिर में परचेज किया है, बल्क परचेज किया है, तो भाई क्या उसकी बात मान ली है? चेक किया था। तो अल्टीमेटली आपने ये नहीं करना, क्योंकि वो कह रहे थे देखें लोग तो ये करते होंगे ना, अपने कैश को रिकंसाइल करते होंगे, तो बाज औकात जब रिकंसाइल नहीं होता, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, आप किसी बैंक की ब्रांच पे जाएं और आखिर में अगर कैशियर से कैश रिकंसाइल नहीं होता ना, तो उसको ऐसे ही जाने देता, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो उसकी बल्ली होगी। नहीं है बात समझ? अगर भाई अगर कैश चोरी हुआ हुआ है और कैशियर को पता है रिकंसिलिएशन में, तो वो बताएगा, बेवकूफ है वो, उसको बोलेंगे तू पैसे देगा, क्योंकि चोरी किसकी मौजूदगी में हुआ है? तुम्हारी मौजूदगी में, तो वो कभी भी ये फ्रॉड सामने आने। तो मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप ऑडिटर हैं, आप पहुंचे, आप ये चीजें देखें जाके। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोसेस नहीं फॉलो होता होगा, मैं कह रहा हूं प्रोसेस फॉलो होते हुए भी ये मसला आ सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ रिस्क। अच्छा, एक कंपनी है जो कैश की डीलिंग करती ही नहीं है, तो क्या ये वाला रिस्क आएगा? नहीं। अच्छा, बिल्कुल मिनिमल सा कैश रखती है, तो भी कोई मसला नहीं है। भाई आपका रिस्क होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन के एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, एक अब यही इसी एग्जांपल को यूं पलटते हैं, मैं कहूं खाड़ी, ये जितने भी आउटफिटर्स वगैरह के आउटलेट्स हैं, ये जो भी कैश आता है, जो भी कैश आता है, ये टाइमली बैंक में जमा करा देते हैं, तो यहां पे रिस्क मेरा कम है। क्यों कम है? मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। तो भाई डिपेंडिंग अपॉन ना कि उन्होंने मैकेनिज्म क्या बनाया हुआ है, पर कम हो गया ना। पहले देखो मेरे अल्फाज क्या थे कि मैं पूरा हफ्ता कैश अपने पास रखता हूं, पूरा हफ्ता कैश अपने पास रखता हूं, और मैं अब क्या कह रहा हूं, डेली ट्रांसफर हो जाता है। तो दोनों में क्या है? फर्क है। तो मैं कह रहा हूं रिस्क अभी भी है, खत्म नहीं हो, पर रिस्क का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट इन एग्जामिनेशन इन रियल लाइफ। क्लियर है? अच्छा चले, स्केप्टिकल नेचर रखना जरूरी है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है, इधर देखना, तुम मुझे बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर मैं, तुम बताना जानिए, अगर मैं एक्सपायर्ड इन्वेंट्री किसी को बेच दूं, एक्सपायर्ड इन्वेंट्री किसी को बेच दूं, इसमें क्या रिस्क है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और ऑडिट का क्या रिस्क है? सर सबसे पहले तो जो पेनल्टी है, अडल्ट स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज कि वो आप पे केस करने वाला आपने को, सही है, पेनल्टी या फिर रिस्क ऑफ लिटिगेशन, रिस्क ऑफ, और क्या रिस्क है? सेल रिटर्न, और एनआरवी का है। यस, तो अगर वो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री है तो वो एनआरवी का, तो उसके तो कितने मसले निकल गए? 3। एक तो कस्टमर आप पे केस फाइल करेगा, सेल्स रिटर्न होगी, दूसरा
अच्छा वो एक तो सेल रिटर्न कर रहा है तो केस क्यों फाइल कर रहा है? तो भाई अगर उसको कोई बीमारी हो गई या उसको कोई मसला हो गया तो वो तो आपसे ही क्लेम करेगा ना, तो केस ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा एक मुझे बात बताओ, इससे देखो मैं गोइंग कंसर्न भी कनेक्ट करके दिखाता हूं। सुनना, तुम एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हो, जल्दी बताना, तुम एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हो और तुम्हें पता लगे अचानक से, जो तुमने न्यूज भी देखी थी, तुम अचानक से कुत्ते का गोश्त खिला रहे हो लोगों को। हाँ भाई मुझे बताओ, मार्केट में ये न्यूज आ गई, हाँ कौन सा रिस्क है? अब क्यों गोइंग कंसर्न कह रहे हो? तो अब देखो मसला कि अब मैं ये बोलूं कि भाई एक जगह लिख के नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सोचना है कि भाई अगर तुम कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे कंपनी का ऑल टुगेदर लाइसेंस कैंसिल होने की नौबत आ जाए, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अच्छा मैं रिस्क क्यों कह रहा हूं? हो सकता है कंपनी ने कुछ मेजर्स लिए हुए हो, रेगुलेटर को बात की हुई हो, रेगुलेटर से एग्जेम्पशन ली हुई हो, बोले भाई माफ कर दे, पेनल्टी ले, जान छोड़ हमारी, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क पे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा इनिशियल रिस्क गलत था क्या? नहीं था। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? इट सोलली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक अबाउट इट। क्लियर है? चलें ओके, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, अगर आपका पीपी रैपिड अपग्रेड होता है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या यूजफुल लाइफ का सिलेक्शन का मसला हो सकता है? और दूसरा एग्रीड है। चलो अब एक काम ये करते हैं ना, एक लाइव सवाल करते हैं आज जी। अपग्रेडेशन में इंपेयरमेंट का रिस्क कैसे है ना, कि अगर वही टावर्स वाली एग्जांपल ले लो कि अगर आप नए टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो पुराने एसेट्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे। सही है, मतलब वो वैसे फंक्शनल। एग्जांपल देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये हिसाब किताब चल रहा है, जैसे ये मैं लेक्चर लेता हूं, विमिक्स है, सॉफ्टवेयर है, परचेज है, वर्जन है पूरा। अब मैं कहता हूं ये विमिक्स वाले एक नई टेक्नोलॉजी ले आए जो कि मेरा सिस्टम सपोर्ट ना करे, तो अल्टीमेटली मेरे लिए सिस्टम क्या हो गया? बेकार। मैं अज्यूम कर रहा था, मैं परसीव कर रहा था मैं 5 साल चलाऊंगा, वो 1 साल का भी नहीं रहा। तो एक तो लाइफ का मसला, दूसरा ये इंपेयर हो चुका है मेरे किसी और यूज का, तो आई विल असेस वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस, वो अपनी जगह है। चलें 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 इधर। हानिया कह रही है गोइंग कंसर्न वाली बात नहीं समझ आई। भाई मुझे एक बात बताओ, आपका रेस्टोरेंट की इमेज स्टेक पे आ गई और दुनिया में पता लग गया कि ये लोग ऐसा गोश्त खिलाते हैं, तो क्या कोई कल कस्टमर, नहीं बातें नहीं, कल क्या कोई कस्टमर आएगा? क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपका लाइसेंस रिवोक करेंगी? तो अगर वो रिवोक करेंगी तो फिर अल्टीमेटली कौन सा रिस्क है? कंपनी आगे ऑपरेट नहीं कर सकती। पर मैं रिस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई प्लान है तो वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो वो बताएंगे सामने से। भाई कंपनी किसी ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, सुनना सबने, हाँ जी, तो फिर तो रिस्क ही नहीं है ना। तो फिर तुम चाइना में बैठ के भी तो कुत्ता ही खा रहे होगे ना। कहने का मतलब ये है, सुनो मेरी बात। भाई ये कह रहा है कि सर अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जो ऐसी जुरिस्डिक्शन में जहां पे कुत्ता यूजुअली खाया जाता है, भाई तुम कुत्ता चलते हुए देखो आजा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई, किसी जुरिस्डिक्शन में अगर ऐसा है तो वही तो कहता है पहले एंटिटी के ऑपरेशंस को उसके, तो जिस एनवायरनमेंट में तुम बैठे हो वहां कुत्ते नॉर्मल है, तो वहां पे तुम्हें कोई रिस्क नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा हाँ, तो गोइंग कंसर्न ही इफेक्ट हो रही है ना, हम तो यही कह रहे हैं। गुडविल का नाम नहीं यूज करेंगे। गुडविल, अच्छा एक सीन सुनते, सुनो इधर इधर जानी, इधर प्लीज प्लीज फोकस, एक चीज तुम्हें बतानी है, इधर सुनो। ये जो एग्जामिनर है ना, आपको 2 चीजें बोलता है बाज औकात बोलता है बिजनेस रिस्क बताओ, क्या बताओ, और एक ऑडिट रिस्क बताओ। अच्छा अगर आपको वो बोले ना बताओ कि इसी हालात वाकयात में आपका बिजनेस रिस्क क्या है, तो आप बोलोगे डैमेज ऑफ गुडविल। और एक के साथ साथ ये भी है, इसके साथ साथ ये भी है कि कंपनी में क्लोज अप, बंद हो जाए। और फिर ऑडिट रिस्क क्या है? गुडविल, गोइंग कंसर्न। एग्रीड? चलो अच्छा, अब बिजनेस और ऑडिट में यूं फर्क करते हैं हल्का फुल्का, जल्दी तुम लोग बताओगे, और सोच के फजूल बात नहीं करना, इतनी एनर्जी लग रही है, फोकस हो रहे हैं तो सही जवाब देना है। इधर सुनो, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स, पहले मुझे आप ही बताएं कि बिजनेस रिस्क क्या है। अच्छा यूं आपको हेल्प करता हूं थोड़ा सा, आप ना एक बिजनेसमैन मैनेजमेंट बन के सोचो अब कि आपका रिस्क क्या है।
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने का रिस्क आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट कवर तो एक रेशियो की बात कर रहे हो ना, आप इसको बाद में लिख सकते हो एज अ फर्दर एक्सप्लेनेशन, बट आप ये कहोगे कि इट विल अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? ये हो गया बिजनेस रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है जल्दी बता दे। चलो वो तो डेट का हो गया। दूसरा अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। पहले बताओ फर्क समझ आ रहा है? हाउ मैनेजमेंट लुक्स एट इट, हाउ यू लुक एट इट। अच्छा अब इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। हाउ यू लुक एट इट इज योर ऑडिट रिस्क। अबे ओए, हाउ यू लुक एट इट इज योर ऑडिट रिस्क, हाउ मैनेजमेंट लुक्स एट इट बिजनेस रिस्क। ये रटा नहीं लगाते, लॉजिकली समझ लो। पहले ये बहुत देर से बोल रहे हैं। हाँ जी, तो वही आपका रिस्क नहीं है। बैंक का नहीं, आप ऑडिट किसका कर रहे हो पहले टेल मी दिस थिंग। नहीं, देखो बैंक तो समझाने के लिए देती फ्लोटिंग वगैरह, आप ऑडिट किसका कर रहे हो? कंपनी का। तो देखो आपको रिस्क किस चीज का होता है कि मैनेजमेंट ने उल्टा किया हुआ होगा, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। हम तो कहानी कुछ और कर रहे हैं ना, दो चीजों को मिक्स नहीं करो। बैंकिंग की सेक्टर की एग्जांपल दी थी सिर्फ फ्लोटिंग समझाने के लिए। हम स्ट्रिक्ट किस पे हैं? कंपनी के ऊपर। क्लियर है जी जानी? थोड़ा सा और समझा देते हैं भाई। इधर सुनो यार, इधर जल्दी भाईजान, फोकस इधर। मुझे बताओ मेरे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हैं, प्लीज सुनना, तुम सबने बताना है। अभी अभी बताते ना वापस, तो इतनी फजूल बकवास करोगे तो कहां से। मैं कह रहा हूं फोकस होके इत्मीनान से अपने लेवल पे आ जाओ ना। तुम्हारे लेवल पे आके समझा रहा हूं, एक बार और रिपीट करते हैं। अगर मैंने डिफेक्टेड माल किसी को सप्लाई किया, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, सही है। और मार्केट में ये बात चली गई कि भाई ये लोग तो ऐसा माल बेचते हैं, बिजनेस रिस्क क्या है? डैमेज ऑफ गुडविल। एग्रीड? और यू कैन से कंपनी भी गोइंग कंसर्न का सोचेगी, हो सोचना भी चाहिए। अच्छा ये क्या रिस्क हो गया? बिजनेस रिस्क। ऑडिटर को गुडविल वुडविल से कोई परवाह नहीं है। ऑडिटर बोलेगा मेरा कौन सा रिस्क है? तो बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्स्ट समझ आता है। इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस रिस्क। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट, पहली चीज क्लियर है। दूसरी पे आते हैं। तुम लोग मुझे बताओगे, सोच के इत्मीनान से, जल्दबाजी करनी नहीं है, सुन लो पहले। मैंने कहा कंपनी एक्सपोर्ट करती है, कंपनी, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। खुदा के वास्ते बीच में नहीं बोलना, सिर्फ सोच लेना, सही है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स नीचे आए। फॉरेन एक्सचेंज रेट, मेरी बात सुन लेना, वापस रिपीट कर रहा हूं। कंपनी एक्सपोर्ट करती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे आए। प्लीज टेल मी, आप बताओ मुझे, क्या बिजनेस रिस्क है? नहीं, आप ये कहोगे, उल्टा कह रहे हो जी जानी। नहीं, पहले बिजनेस बताओ। यस, यानी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पहले बताओ ये सही कह रहा है नहीं, पहले ये सुन लो। वो कह रहा है कि सर मेरा रेवेन्यू इफेक्ट होगा, मेरे रेवेन्यू के इन्फ्लोज इफेक्ट होंगे। क्यों कह रहा है ये? एग्रीड? पक्की बात है। अच्छा ये कौन सा रिस्क बोला हमने? देखो लॉजिकल बात है ना यार, यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहेगी भाई अगर एक्सचेंज रेट नीचे आ रहे हैं, मेरा तो नुकसान है, मैं तो एक्सपोर्टर हूं, मैं जितना आसमानों को रेट चला जाए उतना फायदा है। अभी तो इसका क्या है? नुकसान है। तो ये किसकी पर्सपेक्टिव से सोचा? मैनेजमेंट की। पहले बता दो ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आती है? बिजनेस रिस्क समझ आता है? जल्दी बताओ यार, तुम सबको क्लियर है? ओके, अब आ जाओ ऑडिट रिस्क पे। मैं जिससे पूछूंगा वो आप बताएं आज। वेरी गुड यार, यूजिंग इनकरेक्ट। अबे भाई वो कुछ भी करे, आपको तो ये मसला है रेट सही लिया या? तो पहले बताओ बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आ रहा है? यार मैं आऊं एक पेज पे आपको बोलूं ये याद कर लो तो मुसीबत है ना, आप समझ लो उसको। हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, हम सीखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क। whenever you are thinking about the business risk you need to think from the perspective of, and whenever you are thinking from the perspective of auditor, तो वहां के सोचो आपका कौन सा रिस्क बनेगा? ऑडिट रिस्क।
पर सही है, पर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आपका अगर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब तो उसमें सब कवर्ड है। आप देख सकते हो, मैं वही कह रहा हूं ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, तो उसमें सब कवर हो जाता है। और आप वजाहत करना चाहते हो तो अलग से करो। अच्छा एक और बात, इनकी बात से बात निकालता हूं, सुनना ऑनलाइन में लोग प्लीज सुनना, आ गया समझ, बेहतरीन है तो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर प्लीज बातें नहीं जानी, प्लीज बातें नहीं, रिक्वेस्ट है यार, इसको इस एनर्जी को ऐसे ही बरकरार रखने दिया करो ताकि बातें सही पहुंच जाएं। इसमें बड़ा अहम होता है ऑडिट में। सुनो, इनके रिस्क को मैं थोड़ा सा और बताता हूं। इन्होंने एक सवाल किया कि सर मैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का लिख सकती हूं, मैं तो बताऊं कैसे। सवाल में तुम्हें ना रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा और एक्सचेंज रेट क्या हुए हैं, अब आप बोलोगे नहीं, पर देखो अभी हालात वाकया देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं लिख लो अच्छी बात है, पर ये इस पे माहौल हो जाएगी इफ करके। सही है, वो बिल्कुल बात सही है, देखो मैंने डिनाइल नहीं किया, मैंने बोला सही है, यू आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। यस, पर वो फिर अमाउंट्स आपको देगा। तो हम यूं कहते हैं ना कि अगर एक्सचेंज रेट नीचे जा रहे हैं, यू आर एन एक्सपोर्टर एंड इवन इफ यू आर सीइंग दैट, तो दैट मींस कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू पॉसिबली ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। तो बात से बात मिल गई, क्लियर है, सोचा बिल्कुल सही है, उस पर मना नहीं कर रहा, पर लिखने का भी तरीका भी वैसा होना चाहिए जी। इससे नहीं हो सकता भाईजान, इधर ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहां पे कहां से आ गया, इन्वेंट्री अभी फैक्टर, इन्वेंट्री अभी फैक्टर नहीं है जी। सर आपकी जो कॉस्ट टू सेल यानी कि सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल है वो कम हो सकती है ना आपके इंटरेस्ट, आपके एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से। ऐसा कोई अलामत है? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर वो कह रहा है कि आपका एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई, और अगर वो कॉस्ट से भी नीचे चली गई तो एनआरबी लॉस। तो फिर उसके लिए आपको आपके एफएस में आपके इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे या आपको आपका मार्जिन डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। अगर ये दोनों एक ही सवाल में दिख रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट, लिंकेज बिल्कुल सही बनाई है। देखो यार इन्होंने पूछा क्या, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने बोला कि सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे एक्सचेंज रेट गिर रहे हैं तो मेरी पीकेआर टर्म्स में सेलिंग प्राइस भी क्या होती रहेगी, तो अल्टीमेटली देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इट मे गो बियॉन्ड द कॉस्ट, तो वो एनआरबी लॉस भी डिपेंडिंग अपॉन के हालात वाकयात सराउंडिंग बाय द क्वेश्चंस क्या है, कंपनी क्या है। क्लियर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इधर। अच्छा भाई अब यहाँ पे ये लोग अपनी तफरीह में लगे हुए, खाली देखते हैं कर क्या रहे हैं ये लोग। सर उस दिन वाले सवाल में कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट या लॉस लिखा था तो कैलकुलेट नहीं किया था, है कैलकुलेशन वाला, तो कैलकुलेट करने को बोला था मैंने कुछ, या सिंपल था? भाई अगर कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो वहां पे सीन ही यही है ना कि रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट। अच्छा पहले अच्छा शायान कह रहे हैं इधर, तुम लोग बताना जानी इधर, शायान कह रहे हैं लिटिगेशन क्या तुमने पहली दूसरी तीसरी सारी क्लासें ली हैं शायान आज तक? पहले इस बात का जवाब दे दो। लिटिगेशन का मतलब समझने के लिए पहले तुम्हें ये जवाब देना पड़ेगा जल्दी। हाँ ली हैं, तो आप मुझे बताते हैं कि आपको याद होगा जो मेरी अपनी दूसरी क्लास थी जिसमें मैंने रिस्क असेसमेंट शुरू कराई थी, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कंपनी अगर हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही होती है तो फिर रिस्क ऑफ लिटिगेशन मतलब केसेस होता है, कंटिजेंसीज, तो वो लिटिगेशन का मतलब क्या, केस। तो आप मुझे बताएं अगर वो याद आ गया, चलो भाई सही है, थैंक यू इधर। अच्छा भाई इधर, मतलब खुद मेहनत नहीं करनी कि पीछे जाके देख ले बंदा, ये बैठा हुआ सामने से पूछ लो फौरन बता देगा। इधर चलें अब फोकस के साथ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अवेयर रहना है 100%। मुझे ये तुम लोगों पे विश्वास है कि तुम इसमें पूरे नंबर लोगे, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा भाई, और ये कितने नंबर का है? हमने अभी बुक खोली है, कुछ याद किया है, सिर्फ समझा है? देख लेते हैं कहां तक तुम पहुंच सकते हो। इधर देख लो, इधर आ जाओ। अटेंशन स्पैन 100%। यार अभी जो आया ना यहाँ पे खींच लियो उसको, कोई भी हो, अगर बंदी हो तो नहीं सही। हाँ तो बता, तू बोले सर ने बोला था आ जाओ, पर देखो कसम है कोई भी हो अंदर खींच लियो। पता नहीं क्या मतलब कौन झाग के जा रहे हैं यार। इधर सुनना प्लीज। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ निंजा फूड लिमिटेड। ये बैठ भी है, सुनो। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ निंजा फूड लिमिटेड। अच्छा आप देखो पहले बिजनेस समझते हैं कि ये फूड इंडस्ट्री है। अच्छा वैसे अगर फूड इंडस्ट्री होती है तो आइटम पेरिशेबल नेचर के होते हैं? हाँ नहीं, हो भी सकते हैं या होते ही हैं?
सब्जी वगैरह है ना यार, नहीं खराब होता, नहीं 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 खराब होता है, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ है ना, उसके बाद तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। चलें ओके, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अच्छा, NFL इज अ फूड चेन, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये बिजनेस क्या कर रही है, पर अब तुम्हें समझ आएगा ना, क्योंकि इसके बगैर तुम्हें पता है तुम ऑडिट नहीं कर सकते। इधर NFL इज अ फूड चेन हैविंग रेस्टोरेंट्स लोकेटेड इन, अच्छा, NFL specializes in a pan-Asian cuisine and has Japanese, Thai and cheese food on its menu। यानी वो थाईलैंड का भी फूड है, जापानीज भी है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ पैन एशिया है, सही है तुम्हारे हिसाब से। इधर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय द ऑडिट टीम, यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिट टीम ने गैदर की है। अच्छा, अब वैसे इसमें देखो ना, इसने पहले क्या गेम किया है, सुनो, इसने बोला आइडेंटिफाई करके दो मुझे क्या की ऑडिट रिस्क और इग्नोर कर देना गोइंग कंसर्न का रिस्क। अगर तुम्हें ऊपर कहीं गोइंग कंसर्न का रिस्क दिखे तो उसके बारे में बात नहीं करना, मतलब ऊपर है, तो ये नंबर तो वैसे ही चला गया। ये तुम आगे मुझे बोलते सर रिस्क को गोइंग कंसर्न है, तो मैं बोलूंगा वो तो है ही नहीं, उसने पहले ही बोल दिया हटो यहां से, वो मुझे पता है मैंने खुद दिया हुआ है, सही है। आगे, अच्छा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी बीच में नहीं बोलना, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, मैं सबसे पूछूंगा आप बता सकते हैं। इधर some of the ingredients used in the food product offered to the customers are imported। एक मिनट जानी, यानी आज तुम बता दो क्या रिस्क है। भाई ये कह रहे हैं रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, क्या सही है? बस आ गए नंबर, क्या सही है? कोई मसला तो नहीं है ना, यही है सवाल में आपके सामने, आपने बिजनेस समझा, आपने बोला भाई जो भी ऑडिट कर रहा होगा उसको बोलना जो भी इंपोर्ट माल आएगा उसका रेट चेक कर लेना कि क्या सही यूज हुआ है, वरना आयशा बाजी ने 281 लगाया हुआ था हर ट्रांजैक्शन पे जो कि पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, आगे सुने। ऑन 31 अगस्त 2022, यानी ये हमारे साल की बात हो रही है, हमारे साल के बाद की। The government has banned import of luxury food items, which includes most of the imported items used in NFL's most selling items। अच्छा, बोल रहा है अगस्त में ईयर एंड के बाद वो प्रोडक्ट की इंपोर्ट के ऊपर बैन लग गया जो इनके फूड इंग्रेडिएंट्स का मेन पार्ट था। गोइंग कंसर्न का रिस्क आ गया, वो तो मना कर रहा है, तो अगले साल भी है तो 12 महीने में तो आ रहा है ना कि आपको पता अगले साल कंपनी नहीं चल पाएगी, तो जो भी है गोइंग कंसर्न उसने मना किया है, तो वो इसलिए बोला था, तो ये नंबर तो गया, ऊपर वाला एक अपनी जगह। इधर NFL currently has stock of these imported items which fulfill its requirement for the next only 1 month। तो चलो इधर देखते हैं आगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 70% ऑफ द कस्टमर्स पे इन कैश while the remaining 30% पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड। वो तो मसला ही नहीं है, सीधा सीधा बैंक का हिसाब किताब है। अच्छा, अभी कैश का वैसे नहीं, अभी आगे सुनना मसला है तो क्यों है। इधर फर्दरमोर 55% ऑफ द कस्टमर्स विजिट्स आर ऑन वीकेंड, यानी जो मेजॉरिटी अमाउंट आती है वो छुट्टी वाले दिन आती है। ऑल कैश कलेक्शन ऑन वीकेंड इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन एवरी वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी मतलब 2 दिन तक कैश मौजूद होता है। तो क्या यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है? वेरी गुड यार, यानी इसमें आपको लिखने की टेक्निक यही है, सवाल से आपने फैक्टर उठाया कि सिंस 55% ऑफ द कस्टमर्स विजिट on weekend and the company keeps cash for 2 days and deposited it into the bank on very next working day, there's a risk of, that's it। क्या आप जब ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन का मसला है, तो क्या आपको सरप्राइज काउंट करना चाहिए? तो ऐसे ही या कोई रिस्क है? ये रहा, करेंगे। इधर देखो आगे, NFL ये बता दिया ना तो मैं मतलब गेम ही अलग हो जाएगी। तो सुनना, NFL follows a policy in which all expired inventory is to be placed in a separate storeroom। अच्छा भाई देखो, वो कह रहा है कि ये तो रिस्क है कि NFL की जितनी भी इन्वेंट्री है ना वो सेपरेट स्टोर में रख देनी चाहिए, तो सही है ना, ये तो अच्छी बात है, इसमें अभी तक कोई रिस्क। आगे सुनना, अच्छा, which can then be adequately, तो होना भी चाहिए, ये अच्छा मामला है ना, अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है। आगे,
इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, हाँ भाई ये लोग भी काम कर रहे होते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं, कंपनी का अपना अपना हिसाब देख रहे होते हैं। आगे, इट हैज बीन हाईलाइटेड दैट 2 रेस्टोरेंट्स वर नॉट फॉलोइंग। अच्छा, जानी क्या रिस्क है इसमें? रिस्क ऑफ और एनआरवी और लिटिगेशन। लिटिगेशन कैसे? क्योंकि अगर आपने एक्सपायर्ड स्टॉक अलग नहीं देखा, वही चिपका दोगे। अगर वही चिपका दिया तो आपको ऑल टुगेदर पेनल्टी तो रेगुलेटर से लगेगी, केस भी हो जाएगा। तो एनआरवी लॉस भी रिस्क है भाई, उसने नॉर्मल के साथ मिला के रखिए, अलग कैसे करोगे? तो जो टोटल इन्वेंट्री आ रही होगी उसमें ये भी, तो उसको अल्टीमेटली लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लाना होगा। अच्छा, एक ही मसले से कितने रिस्क निकल के आ रहे हैं? पहला, दूसरा लिटिगेशन, पेनल्टी। अच्छा, लिटिगेशन और पेनल्टी में फर्क है ना? लिटिगेशन आएगी कस्टमर की तरफ से, पेनल्टी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड अल्टीमेटली इट में एंड अप पर लिखना है। उसको ये पता था इस सवाल में उसने मल्टीपल, होगा क्या होगा, एग्जामिनर ने सवाल बनाया होगा, उसने बोला ये तो पूरा गोइंग कंसर्न का बन गया, उसने बोला इसको हटा दो बाकी पूछ लो, सही है? तो उसने सारी चीजें हटा के सिर्फ किस पे रखा? उसने बोला गोइंग कंसर्न को हटा दो बाकी बता दो। तो यहाँ पे देखो ना कितने फैक्टर्स है गोइंग कंसर्न के, 2 हो चुके हैं, एक तो पहला और एक ये। चलें, क्या पता कोई कंटीजेंसी डिस्क्लोज ना की हो, तभी तो हम कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ कंटीजेंसी है, लिटिगेशन है, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे, बिल्कुल है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अच्छा, पहले बिफोर वी गो फर्दर पहले बता दो ऑनलाइन वालों, तुम्हें कसम है और तुम सब, क्या तुम्हें रिस्क पिक हो रहे हैं? समझ आ रहा है पूरा सिचुएशन समझ के? अगर मैं इस कंपनी में होता तो मुझे भी ये रिस्क नजर आ रहे होते हैं। चलें, वेरी गुड। आगे इधर, ताकि वी नीड टू फोकस ऑन, यानी एक बंदे को अगर ये समझ ही नहीं है कि लिटिगेशन का रिस्क होगा, एक्सपायर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब है, तो आप कभी उस पर फोकस, और हो सकता है पेनल्टी लगी हुई होती है और इन्होंने रिकॉर्ड ना की होती, हो सकता है कोई लिटिगेशन होती है इन्होंने डिस्क्लोज ना की होती, हो सकता है एनआरवी उसकी कम होती है, उसने एनआरवी लॉस बुक, तो आपको ये सब पता है, अब आपने इस पे फोकस करना है इधर। अच्छा, अब आ जाओ आगे। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2022 NFL profits have been reduced by, होना भी चाहिए था, mainly due to the rising electricity prices, increase in interest rate on, and decrease in, due to, an increase in, due to rupee। देखो एनआरवी वाला तो रिस्क आ ही गया, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ है, इससे भी मिला के लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, डेट कोवेनेंट का रिस्क है? आपको कैसे पता भाई? ऑल टुगेदर आपका लोन है और आपका, अच्छा पे अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी है, पक्की बात है, सोच लो। अच्छा, और अंडर स्टेटमेंट ऑफ बाकी एक्सपेंसेस का भी है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट हो सकता है उसने पूरा अकाउंट फॉर। और मैं आपको बता भी रहा था कि हम जब किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं जहां पे जिस साल में हाई इन्फ्लेशन रही हो, मेरा तो पूरा का पूरा फोकस इस पे होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हो, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से होना चाहिए ज्यादा, पहले उसका इफेक्ट नहीं लिया हो, तो ये हमारा रिस्क हमेशा रहता है, तो हमें फोकस भी इस पे करना है। हाँ, ओवर स्टेटमेंट फेल तो जेनरिक रिस्क हो गया ना, स्पेसिफिक क्या दिख रहा है? बाकी चीजें जी भाई जल्दी बताते हो, एनआरवी लॉस कैसे आएगा इसमें? रॉ मटेरियल महंगा हो गया है तो आपकी प्राइसेस फिक्स हुई हुई हैं, तो अल्टीमेटली आप महंगी चीज खरीद रहे हो और बेचोगे सस्ती, तो क्या एनआरवी लॉस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पहले अच्छा ऑनलाइन वालों आप सब बता दो कि यहां तक क्वेश्चन में क्लैरिटी है? अच्छा इधर अभी सर, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट गिरा है, इंटरेस्ट नहीं। देखो इधर सुनना जानी, इधर प्लीज। वो कह रही है सर, इसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट गिरा है, हम तो कह रहे हैं इससे और भी ज्यादा गिर सकता है, तो हम तो उस रिस्क को कैटर कर रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये हालात वाकयात की वजह से इंटरेस्ट रेट हो सकता है नए रेट पे बुक। अच्छा, नए रेट का मतलब क्या फ्लोटिंग होते हैं? और यहां पे पता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो भाई हम कह रहे हैं इवन दो इसका लॉस हुआ है, पर हो सकता है कि लॉस इससे भी ज्यादा होता, उसको भी तो कैटर कर रहे हो ना आप। ये तो नहीं कह रहे हो कि हाँ भाई लॉस होना चाहिए था तो हो गया, नहीं भाई, जितना होना चाहिए था उतना बुक किया या नहीं किया वो अलग बात है, हम फोकस उस पर कर रहे हैं जी। अगर जैसा आपने बताया था कि ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट होता है, तो उसमें हमेशा गोइंग कंसर्न का रिस्क होता है या हमेशा होता है।
ये मतलब उसमें देखो अगर गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं होता ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स पे तो आप लोन लेते ही क्यों? अगर आपके पास पैसे होते, इतनी मस्ती होती तो लोन लेते? नहीं लेते। आपके पास कैश अवेलेबल होता, तो अगर कैश अवेलेबल होता तो मैं लोन की तरफ क्यों जाता? तो मैं लोन की तरफ जाता क्यों? तो अल्टीमेटली जब लोन लेने जाता हूं तो गिरवी रखवाता हूं चीजें। वो कौन से होते हैं? एसेट्स। पर अगेन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते तो इट वुड हैव मेक सेंस कि हर साल कुछ कमाऊंगा कुछ दूंगा, कुछ कमाऊंगा कुछ दूंगा। बट अब अगर डेट इमीडिएटली पेएबल हो गया तो क्या होगा? एसेट डिसॉल्व हो जाएंगे और अल्टीमेटली कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो तो हमने पहले भी सीखा हुआ है जी। कंपनी वेरी गुड भाई, कंपनी अगर नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन ले रही है तो वो लोन ले क्यों रही है? क्योंकि उसके पास पैसे अवेलेबल, तो उस नए प्रोजेक्ट के लिए गिरवी भी तो कुछ रखवाएगी ना। अनलेस मैं देखो, एक तो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान जिंदगी में वो होगा जिसके पास पैसा है वो फिर भी फाइनेंस कॉस्ट की तरफ जाएगा। जाना ही नहीं चाहिए ना। अगर पैसा अवेलेबल है तो मैं क्यों जाऊंगा उस तरफ? बात समझ आ रही है? तो वो तो फजूल बात हो जाएगी। क्या नहीं बे? तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर बाकी फाइनेंस लिया हुआ उसने तो क्यों लिया हुआ? उसके पास पैसा अवेलेबल। तो मैं कहानी घुमा के वही ला रहा हूं ना कि अगर पैसा होता है तो क्यों मस्ती? यानी आज तुम्हारे पास अगर बेहतरीन पैसा हो, तुम फिर बैंक के पास खड़े हुए यार पैसे तो दे दे, तो वो नहीं सुन तो ले, फिर वो तुम्हारी बैलेंस शीट मंगवाएगा तुमसे। तुम सामने बैठे हो ब्रांच मैनेजर के, तुमने बैलेंस शीट रखी, वो देखेगा बिलियन रुपीस के कैश पड़ा हुआ है। वो बाबा वाले को 3 नुक्ते लगे हुए इस पे। तो कितने नुक्ते? बोलेगा क्या ये लोन लेने आया, इसको तो हमें लोन लेना चाहिए। बोलेगा भाई आप लोन छोड़ो, डिपॉजिट दे दें हमें, हम उससे बिजनेस कर लेंगे। मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि रियल लाइफ में जियो ना। कौन था? इधर 1 मिनट। अच्छा भाई 1 मिनट सुनना। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की वजह से भी, अच्छा देखो ये भी सही कह रहे हैं ना, क्या एनआरवी लॉस डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की वजह से भी हो सकता है? भाई अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती तो अल्टीमेटली मुझे बेचने के लिए अपनी प्राइसेस क्या करनी पड़ेंगी? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन दिस क्वेश्चन व्हिच इज ड्राइविंग टुवर्ड्स द एनआरवी लॉस। एनआरवी तो वो तो अपनी जगह। देखो मैं कह रहा हूं एनआरवी के कितने रिस्क हैं इसके अंदर, मल्टीपल। रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वो अलग है। आपका एक्सपायर्ड स्टॉक अलग है, डिमांड आपकी अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री में एनआरवी लॉस है या हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। अच्छा भाई अब इधर सुनना, यहाँ पे शायन कह रहे हैं सर इंपेयरमेंट ऑफ पीपी होगी। भाई देखो इंपेयरमेंट ऑफ पीपी तब हो सकता है जब आप फिर इफ के साथ लिखें कि मेरी सेल्स कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी, डिक्लाइन हो रही होगी। तो आप लिख सकते हैं इफ यू से कि अगर इस सवाल में आपको दिखाए ऐसा कोई फैक्टर, क्योंकि वो तो कह रहा है गोइंग कंसर्न को हटा दो। हाँ इंपेयरमेंट का लिखना चाहते हो फिर आप ये अज्यूम करेंगे, और मैं ये आपको कहूंगा इतनी अजम्पशंस लेना फजूल होता है एग्जाम में। जो आपको सवाल में दिख रहा है वो रिस्क लेके निकल जाओ एक एक करके। जी जी बताओ। यार जानी बातें नहीं प्लीज। अबे भाई मेरे मुन्ने आई लव यू यार, मैं तेरे को सुबह से समझा रहा हूँ, कल से समझा रहा हूँ डेट कोवेनेंट्स। अभी ये उसने बहस क्या कर रहा था मैं। अबे डेट कोवेनेंट के ब्रीच होने से बैंक आएगा बोलेगा पैसे दे, तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या देगा? पैसे देगा ना, पैसे देगा ना। तो पैसे नहीं है तो फिर चीजें देगा अपनी, एसेट्स। जो कंपनी में एसेट्स गिरवी रखवाए थे वो देगा ना। तो कंपनी बंद हो जाएगी, तेरी चीजें लेके चला जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा? भाई बात समझ आई? गोइंग कंसर्न का रिस्क कैसे है, पहले उसको तो खत्म करना थे। इधर भाई अगर तूने लोन लिया हुआ है, तूने बोला ये सारे एसेट गिरवी, तेरे पास पैसे नहीं है, तूने डेट कोवेनेंट ब्रीच कर दी है, बैंक आके कह रहा है भाई पैसे वापस कर इमीडिएटली, तो तुम बोलोगे ले लो कुछ भी नहीं है। तो वो सारे एसेट लेंगे, निकल जाएंगे, कंपनी क्या हो जाएगी? तो कौन सा रिस्क है? अबे तो कल से तो ये समझा रहा हूं। नहीं ओए 1 मिनट, सब गवाही देंगे। क्या मैंने सिर्फ ये बोला था खत्म, या पूरी एग्जांपल दी थी? इल्जाम लगा रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा गलत बात है ना यार, तू सुन तो सही। तू एक तो फ्लैट होता अपने ख्यालों में, कौन से ख्याल आते हैं ये? थोड़ा फोकस हो जा भाई, अभी वापस बता दिया तुझे।
इतना तो मैं तो डांटता भी नहीं हूँ यार, तो प्यार से समझा रहा हूँ तुझे मैं, सही है, क्लियर है? अबे हाँ तो बोल, अभी समझ आ गई नहीं आई? ओके, इधर भाई ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से जानी प्लीज, माँ की कसम है, लिखो जल्दी इधर। नहीं छुट्टी नहीं, 1 मिनट पहले इधर, पहले ये देख लो 1 मिनट एक बार। Since NFL imports ingredients, there's a risk that there might be no proper recording of. इसको आपका लिखने का तरीका अलग होता है। सिर्फ मुझे बता दो, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए बता दो, क्या तुम लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा रिस्क इसके रिस्क से अलाइंड है? yes, ये एग्जैक्टली आईकैप के पास पेपर का सोल्यूशन है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। Majority of the collection in cash which is to be held at an outlet for up to 2 days, therefore there is a risk of. कोई मसला? यही लिखा जाता, यही लिखा जाता। आगे देख लेते हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इधर देख लो। द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ NFL might not be used because of its perishable nature and decline in demand, therefore there is a risk. देखो उसने दोनों फैक्टर को कनेक्ट किया है, डिक्लाइन इन डिमांड और पेरिशेबल नेचर, इसकी वजह से एनआरवी का रिस्क है। और मैं आपको ये बता दूं, किसी भी कंपनी का तुम ऑडिट करने जाओ जहां पे पेरिशेबल नेचर की इन्वेंट्री हो, वहां पे तुम हमेशा रिस्क लिख सकते हो। तो शुरू यहीं से किया था मैंने। आगे, फाइन्स एंड लिटिगेशन क्यों हो सकती हैं भाई? एक्सपायर्ड इन्वेंट्री आपने बेची है, और लिटिगेशन कैसे होगी? केस करेगा वो आप पे। आओ देख लेते हैं इसने किस तरीके से लिखा है इधर। Since the proper controls are not being followed at 2 outlets, there is a risk that fines might be imposed by the government authority on inspection. There is a risk that expired stock might be used which may cause illness to the. Therefore, there is a risk that provision might not be recorded for the possible fines or litigation or disclosed as a. जो बातें बताई हुई है वही है, उससे एक चीज ऊपर नहीं है इसमें। इधर देख लो, इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स। NFL has obtained interest based loan due to the increasing interest rate. There is a risk that NFL may be in a breach of. आगे, therefore there is also a risk that the interest accrual may not be properly recorded due to the adverse operational and economic condition. There is a risk that management may fraudulently misstate the. भाई मजबूरी में बोलेगा कि पूरे एफएस, इसको नहीं भी लिखते तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमने भी फ्रॉड का चैप्टर देखा नहीं है। वो बोलता है अगर प्रेशर होता है ना तो आप अर्निंग्स मैनेज करने की कोशिश करते हो, पर इसमें अभी वो रेलेवेंट फिलहाल नहीं है, आप उसको हटा दें। अच्छा, जैसे इस बच्चे ने कहा था, यहाँ पे किसी ने कहा था इंपेयरमेंट की बात, तो हम क्या कह रहे हैं? ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ रिस्क दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर। क्योंकि आपकी फ्यूचर डिमांड्स अगर कम होती रहेंगी तो आपके फ्यूचर के कैश फ्लोज क्या होते रहेंगे? कम होते रहेंगे। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूं, तुमने लिखा नहीं पर तुमने सोचा, अगर ये 10 नंबर का सवाल होता, आप इसमें से कितने नंबर निकाल लेते? 8 नंबर। रियलिस्टिक बता रहे हो? पक्की बात है। अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं बोलूंगा, अब जवाब नहीं दे रहा मेरा, सुनो, फोकस इधर 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 इधर। मुझे पता है हम ऊपर लेके जा चुके हैं, मुझे 5 मिनट और चाहिए, 5 मिनट और चाहिए, प्लीज 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 प्लीज। इधर देखो प्लीज, फोकस के साथ इधर। आगे, ये मैंने आज तक की समरी लगाई है जिसमें जितने भी रिस्क थे, जितने भी इंपैक्ट्स थे वो है। मैं इसको डिस्करेज करता हूं, पर फिर भी मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप बना दीजिएगा ये रही। मैं वैसे डिस्करेज करता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा याद करके रट्टा लगा के जाए। भाई आप देखें, सवाल में आपको समझ आना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी हेवीली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। मैं वो नहीं चाहता। ये तुम्हारी लगा दी है, रिवाइज करना हो तो 1 पेज रिवाइज कर लेना, आज तक का हो जाएगा। एग्रीड? अब खाली इधर आ जाओ, एक मसला हम जरा पिक्चर लेने दे, तो भंगी तुम्हें ही दूंगा ना, ये मेरे पास कौन सी रहनी है, तो सुन लो इधर फोकस के साथ इधर। अब अच्छा, अभी मजा आने लगा था, ओके मजा अभी और देते हैं, 1 मिनट रुक जाए इधर इधर प्लीज, फोकस। अच्छा सुनो, बात शुरू हुई थी सर बुक को कैसे यूज करना है, सही है? आप स्टडी टेक्स्ट उठाएंगे, मेरी बुक उठाएंगे, पेजेस यहां से शुरू होंगे रिस्क असेसमेंट के। देखो लिखा हुआ क्या है, वो कह ये रहा है, जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना रिस्क असेसमेंट, उसके बारे में वो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना ऑडिटर का, मकसद, किसका मकसद? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ। आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा कहां मसला हो सकता है, यही कर रहे थे। इसमें ये बताया कैसे, आइडिया दे रहा है, बस ये सिखाना चाह रहा हूं। इधर देखो आगे, या तो वो फ्रॉड से हुआ होगा, यार एक्सचेंज रेट में गलतियां भी हो सकती है ना, ये ना, चाहे वो बोल रहे फ्रॉड से हुआ हो या आपकी मेहरबानी, आप ऑडिट करने से पहले आइडेंटिफाई कर लें, असेस कर लें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या। आगे सुने, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। असर्शन का मतलब तो दावा, या ये बात नहीं समझ आई?
असर्शन का मतलब क्या था? दावा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब पूरे एफएस। अच्छा, गोइंग कंसर्न का रिस्क क्या था? पूरी कंपनी का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे था। यानी अब वापस से सुनना ताकि हम इसको कनेक्ट करें, थ्योरी को कनेक्ट करें। सुनो, मैंने कहा ऑडिटर का मकसद है आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो किससे हुआ हो, फ्रॉड से या एरर से हुआ हो। अब वो किस लेवल पे हुआ होगा, या तो एफएस। अच्छा, असर्शन का मतलब क्या है कि दावा। जो मैंने अभी कैश की बकवास कर रहा था, तो क्या वो पूरे एफएस का मतलब है कैश की एग्जिस्टेंस का एक स्पेसिफिक। अब जल्दी मुझे बताओ कि तुम लोग जो अभी पिछला सवाल खत्म किया पास पेपर का, उसके अंदर ये कौन था? फिर सही है, सुनो इधर। अबे आप बोल भी नहीं सकते कुछ इधर, मतलब पता नहीं क्या है इस कमरे में यार, मतलब यकीन करो। आई नो आई एम गुड, बट प्लीज इधर, प्लीज सुनो इधर प्लीज। अच्छा इधर फोकस जानी, प्लीज फोकस, अभी मोमेंटम इधर। कहने का मतलब ये है कि यार अभी जो तुमने अभी एनआरवी वाला देखा था हिसाब किताब, मुझे जल्दी बताओ एनआरवी का मसला एक दावे का मसला था? हाँ हाँ हाँ, एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन? वो कह रहा था मेरी वैल्यू सही है, एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, गलत बात कह रहा है ये। चोरी का मसला नहीं है, मौजूद है, वैल्यू का मसला है। तो अब मुझे बताओ, वो भी तो यही कह रहा है यार, आप पहले रिस्क असेस करो, आइडेंटिफाई करो, असेस करो, चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या, पर किस लेवल पे मसला है, एफएस लेवल पे या, पर असर्शन भी कौन सी, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, क्या मसला चल रहा है? पहले बताओ, लॉजिक समझ आती है? मैं अल्लाह की कसम आपको पहले दिन ये पढ़ाता ना, आपको नहीं समझ आता, पर आपको भी एग्जांपल से भेजे में मैं कनेक्ट कर सकता हूं उसको। पहले बताओ भाई, बुक का ये वाला मामला समझ आया? अब मैंने कहा भाई ये तो समझ आ गया इनको, अब ये बता दो ये करूं कैसे? कैसे? थ्रू एंटिटी एंड इट्स इंक्लूडिंग। भाई देखो कंपनी ने कंट्रोल क्या लगाए हुए हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरा कैश कोई काउंट करता ही नहीं है, तो क्या ये कोई कंट्रोल है? तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कैश के चोरी होने का रिस्क है? असर्शन लेवल पे, एग्जिस्टेंस पे, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं लोगों को उधार पे माल बेचता हूं और मैं उनकी क्रेडिट असेसमेंट नहीं करता, तो क्रेडिट असेसमेंट ना करना एक कंट्रोल था, आप वो कर ही नहीं रहे, तो क्या आपके रिसीवेबल की रिकवरी का इशू है? तो आएगा फिर असर्शन लेवल पे। एग्जिस्टेंस का मसला है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन का। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा अब इधर देखना फोकस के साथ, यानी वो क्या रहा है, ये तुम्हें करना है ऐसे कि तुम समझोगे एंटिटी को और उसके इंटरनल कंट्रोल को। जब तुम ये कर लोगे तुम्हें एक बेसिस मिलेंगे फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग। जब तुम्हें पता लग गया ना कि ये मसले हैं, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हें असल में काम क्या करना है। टू द असेस रिस्क ऑफ, बोला ये करके तुम्हें पता क्या लगेगा मसला कहां कहां हो सकता है, तुम्हें उस पर काम एक्चुअल में। अब जब पता ही नहीं होगा कि इंपेयरमेंट का रिस्क है तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कराऊंगा कैसे? जब पता ही नहीं होगा कि गोइंग कंसर्न का रिस्क है तो मैं ऑल टुगेदर गोइंग कंसर्न की बात करूंगा कैसे? पहले बताओ बात समझ आती है? आखिरी चीज वो कहता है कि एंटिटी के अंदर क्या समझना, एंटिटी के अंदर एनवायरनमेंट में क्या समझना, ये देख लो। मार्केट, कंपटीशन, डिमांड, कैपेसिटी, प्राइस, क्या हमने ये नहीं पढ़ा? लॉजिकली कनेक्ट करवाया। वो कह रहा है कि सीजनल एक्टिविटी, आइसक्रीम कंपनी है दिसंबर में डबल सेल हो रही है, हो सकता है? स्वेटर बनाती है कंपनी, जुलाई में बेच रहे हैं 2-3 बार, तो नहीं हो सकता ना। बोला ये सारे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा हमने, क्या मतलब है इसका? 5G 4G। अच्छा एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अच्छा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, किसी इंडस्ट्री में जब 5G आने वाला है तो क्या अगर फार्मास्यूटिकल किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक इश्यूज हैं तो क्या वो सिर्फ एक कंपनी पे होंगे, उसी इंडस्ट्री में सारी कंपनीज पे? या वो यही तो कह रहा है कि ये समझ लेना। पर मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या मैंने इसका रट्टा लगवाया या लॉजिकली समझाया है? अब इसको रीड करना, बात समझ आएगी। क्लियर है? अब इसको रीड करना, बात समझ, क्योंकि ऑडिट आप खुद रीड करोगे आपको नहीं समझ आएगा। इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली प्रैक्टिकल। इसमें सिर्फ आइडिया है कि इंडस्ट्री को समझ लेना, रेगुलेटरी को समझ लेना, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो ऊपर लिखा हुआ क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस मुझे पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट, हाँ या नहीं, इन्फ्लेशन, करेंसी रिवैल्यूएशन। भाई वो ये कह रहा है
हम कह रहे हैं हम इस पे नहीं गए थे, हमने पहले लॉजिकली इसको समझा और फिर मैं कनेक्ट करवा रहा हूं ताकि तुम्हें अगर कभी मालूम करना हो कि बुक में आया कहां से, वो ये रहा। पहले बताओ भाई, यहां तक क्लियर करें? तो अब तक जितना पढ़ाया था वो मैंने लिंक भी किया है, अब जाके बुक रीड करना फिर बात करेंगे, सही है? तो क्या बंद कर लूं फिर बात पूछता हूं तेरे से, सही है? अबे हाँ तो बोल। ओके इधर चलें, थैंक यू यार, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। बाकी मैसेज पे मैं ग्रुप खोल देता हूं अभी जल्दी। अल्लाह हाफिज।